हेलो फ्रेंड्स, कैसे बेटा सब लोग? ठीक है एकदम। चलिए अच्छी बात है। तो बेटा आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो काफ़ी डिमांडिंग रहते हैं, काफ़ी अच्छे ऑर्डर के भी न्यूमेरिकल बनते हैं। स्पेशली आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आपको वैरायटी मिलेगी। कुछ क्वेश्चन इजी भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े ऐसे मिलेंगे जिसमें काफ़ी सोचना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो ये मिक्स न्यूमेरिकल आज हम करेंगे और हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी का मीनिंग क्या निकलता है, पहले ये सोचते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी का मीनिंग क्या है। देखो बच्चे, जनरली जो स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। उसमें एक मोशन किस तरीके का था, अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये मेरे पास प्लेन है, मैंने एक बॉल को या कार को यूं मूव कराया, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जा रहा है तो इसको हम मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं कहते। मोशन अंडर ग्रेविटी इसलिए नहीं कहते क्योंकि ग्रेविटी ने कोई हेल्प नहीं करी इस मोशन के अंदर, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है इस मोशन के अंदर। कार अगर जमीन पे खड़ी हो तो वो अपने आप नहीं चलती जब तक कि आप उसके ऊपर उसका एक्सेलरेशन ना करें, जब तक उसका इंजन ऑन करके आप गियर लगा के एक्सेलरेटर ना लगाएं, तब तक वो मूव नहीं करती। इसका मतलब ग्रेविटी उसको मूव नहीं करा रही अपने आप। क्योंकि ग्रेविटी मूव नहीं करा रही है इसलिए हम उसको मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं कहते। ठीक है, अब अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एक बॉल को मैंने यहां पे रखा और छोड़ दिया। बॉल को अगर मैं यहां पे रख के छोड़ देता हूं तो बॉल अपने आप मूव करती है, किसमें? ग्रेविटी में। बॉल अपने आप ग्रेविटी में मूव करती है तो इसका मतलब क्या हो, ग्रेविटी की वजह से मूव करती है। यानी कि बॉल के पास कोई इंजन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक ड्राइविंग फोर्स है, एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, जो बॉल को मूव कराता है, और वो मूवमेंट हो रहा है सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। तो इसका मतलब है कि जो पहला केस था कार वाला, कि कार ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, उसमें ग्रेविटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, ग्रेविटी की कोई हेल्प नहीं है, इसलिए हम उसको मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं कहते। लेकिन बॉल को जब मैं ऊपर से छोड़ता हूं तो बॉल नीचे से तभी आती है जब अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये बात क्लियर है? तो सारे स्ट्रेट लाइन मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा ये तो था स्ट्रेट लाइन। क्या कोई ऐसा एग्जांपल भी हमारे पास है जो स्ट्रेट लाइन मोशन ना हो लेकिन फिर भी वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा हो, या ग्रेविटी हेल्प कर रही है उसके अंदर? अगर ग्रेविटी डायरेक्ट नहीं काम कर रही हो, इनडायरेक्ट काम कर रही हो, क्या कोई ऐसा एग्जांपल है हमारे पास? बिल्कुल है। सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है या बाकी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो आपको पता है कि जो ये इसके चारों तरफ घूम रही है एक फिक्स पाथ में बंधी हुई है, बाउंड है, बंधी हुई है। अर्थ अपने उस ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जा रही है, और अर्थ अगर अपने उस ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जा रही है तो ये जो सर्कुलर मोशन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चल रहा है, या बेसिकली इलिप्टिकल मोशन होता है, सर्कुलर भी नहीं होता, थोड़ा इलिप्टिकल होता है, थोड़ा सा ओवल टाइप होता है। तो ये जो मोशन है कि सन अर्थ के चारों तरफ घूम रही है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, और उसके पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। तो इसका मतलब है कि अर्थ तो मूव तो यूं कर रही है जबकि ग्रेविटेशन फोर्स अंदर की ओर काम कर रहा है। अब सोचिए, ये सन है और ये अर्थ घूमती है ऐसे। अब अर्थ तो ऐसे घूम रही है, यहां पे अगर देखें तो इसका डायरेक्शन ये है, यहां पे डायरेक्शन ये है, यहां पे डायरेक्शन ये है, ये पे डायरेक्शन ये है। देख के लगता है कि नहीं, ग्रेविटी तो अर्थ और सन के बीच में ऐसे काम करती है, अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन अर्थ तो इधर मूव कर रही है। तो हमको ये लगता है कि शायद कि इसके इस टाइप के मोशन में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, जबकि एक्चुअल फैक्ट क्या है, ग्रेविटी का रोल है। ग्रेविटी का रोल ये है कि इसको एक फिक्स ऑर्बिट में बांधे हुए है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक पर्टिकुलर फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, व्हिच फाइनली प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को, जो किसी सर्कुलर पाथ में या किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रही है किसी ऑर्बिट के अबाउट, तो उसके में सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए उसका नाम है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो खैर अभी आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन की बात नहीं करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सिंपल, जिसमें पूरी तरीके से ग्रेविटी काम करती है, उसके ऊपर बात करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग हो, फ्रीली फॉलिंग जो बॉडी होती है उसके ऊपर ग्रेविटी किस तरीके से काम करती है, हम वो बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करें। पहले मैं जो एक क्वेश्चन शुरू करूंगा, सिंपल क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ध्यान रखना सबसे कमाल की बात यह है कि जो हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें मैक्सिमम केसेस में इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगी, और इक्वेशन ऑफ मोशन आपको तीनों याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? v is equal to u plus at, s equals to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to as। जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो एक्सेलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय ग्रेविटी, एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g से रिप्लेस कर देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट इज रिप्लेस्ड बाय h, हाइट। ठीक है, इससे रिप्लेस करते हैं। तो अब साइन कन्वेंशन भी कुछ आते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं
ठीक है। और ध्यान रखना क्लास 9th और क्लास 11th में क्वेश्चनों में क्या फर्क पड़ता है, यही टॉपिक क्लास 9th में भी हुआ करता था, इसी टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर क्लास 9th में भी क्वेश्चन थे, लेकिन अंतर ये होगा यहाँ ऑर्डर बदल जाएगा। ऑर्डर का मतलब ये होता है ये क्वेश्चन उतने सिंपल नहीं रह जाएंगे जितने क्लास 9th में थे, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन इक्वेशन वही लगेंगी। मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग नहीं होगा लेकिन कंसेप्चुअली अच्छा होगा। ठीक है बेटा, तो शुरू करें, चलिए फिर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे आज की क्लास का है, ढंग से सुनेंगे। अगर कॉपी पेन आप अपने पास लेके बैठे हैं, इट्स वेरी गुड। और आप हमेशा कोशिश करिए कि जब भी आप मेरी क्लास को देखते हैं, जब लाइव क्लास को देखते हैं या जब भी बाद में इस क्लास को देखते हैं, तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठे ताकि हम सिंक्रोनाइज अच्छी तरीके से कर सकें, क्योंकि सारी बातें सिर्फ समझ के नहीं आती, थोड़ा सा लिखना भी पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन था अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैं पहले इसका डायग्राम बनाता हूं, मैं सोचता हूं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका, इसको इमेजिन करना, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि जमीन से नहीं फेंका, कहां से फेंका है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये हमारे पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी ऐसे करके, और इसके टॉप से फेंका है, किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से। The height of the point where the ball is thrown is 25 meter from the ground. Ground ये रहा ground. Ground से उस पॉइंट की हाइट जहां से बॉल को फेंका है वो 25 मीटर है। तो इनडायरेक्टली क्या पता लग गया, बिल्डिंग की हाइट दे रखी 25 मीटर, ठीक है। अब ए पार्ट में क्या पूछा है, हाउ हाई द बॉल विल राइज, कितनी हाइट तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितनी हाइट तक बॉल जाएगी, ठीक है। और क्या पूछा, सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कितने टाइम बाद बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। अब सोचिए, बॉल यहां से पहले यहां जाएगी, कुछ टाइम यहां भी लगेगा, उस टाइम को मैं T1 मान लेता हूं, और फिर वापस ऊपर से पूरी नीचे ग्राउंड तक आएगी, पूरा ग्राउंड तक जाना है, तो उसमें टाइम लग रहा है T2। तो आपको बताना है कितने टाइम बाद वो ग्राउंड पे हिट करेगी। तो इनडायरेक्टली हमको क्या निकालना है, T1 ऊपर जाने का टाइम प्लस T2 नीचे जाने का टाइम, दोनों को ऐड करेंगे तब पता लगेगा टोटल टाइम कितना लगा उसको ऊपर जाके वापस ग्राउंड तक आने में। और क्योंकि ग्राउंड तक आना है इसलिए पूरा यहां से यहां तक का टाइम चाहिए। ये बात क्लियर है बेटा। तो अब हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, और फिर सोचते हैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जाएगी। चले देखते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहां से हमने स्टार्ट किया। व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट, u जो था हमारे पास वहां स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी जिससे बॉल को ऊपर फेंका, क्योंकि बॉल की स्टार्टिंग वेलोसिटी यही है जिससे आपने बॉल को ऊपर फेंका, वो 25 मीटर पर सेकंड थी, तो u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड है, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा जी, और क्या क्या पता है आपको, क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है कि जो एक्सेलरेशन इसमें काम करेगा वो होगा तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, और वो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना है, दिस इज गिवन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि टेक ग्रेविटी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको पता है कि अगर आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं नीचे फेंक रहे हैं तो उस पर एक ही काम कर रहा है एक्सेलरेशन, वो है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन की जगह जी लेंगे, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो चलिए अब देखते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन है। जब ये यहां से यहां तक जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर, तो इसकी वेलोसिटी यहां कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं, फॉर अपवर्ड मोशन क्या मेरे पास है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। अपवर्ड मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। अब मेरे पास u है, मेरे पास a है, मेरे पास b है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे h निकालना है, कितनी हाइट तक वो जाएगा। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिससे मैं, हाइट का मतलब बेसिकली s होता है, s को हम h मान लेते हैं। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनमें ये सारी चीजें आ जाएं। हमें वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है जिसमें टाइम ना आए, क्योंकि टाइम ना तो गिवन है और ना हम अभी टाइम निकाल रहे हैं। तो ऐसी सिर्फ एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें टाइम नहीं आता, वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अप्लाई करें, चलिए, देयरफॉर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। अभी क्या क्या बनेगा हमारे पास, v की जगह था 0,
u हमारे पास कितना है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 का स्क्वायर कर देता हूं, 2 इंटू एक्सेलरेशन -10। -10 क्यों? बॉल को जब ऊपर फेंकोगे तो बॉल की स्पीड कम होती जाती है, यानी कि रिटार्डेशन होता है। तो अपवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन को क्या ले लेते हैं? -10, माइनस का जी, और नीचे की ओर आ जाता है प्लस का जी। तो अगर आप सब उसके अपोजिशन में जा रहे हैं ग्रेविटी के, तो माइनस का आपके पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो जाएगा, और अगर उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, स्पीड बढ़ती चली जा रही है नीचे की ओर, तो +10 हो जाएगा। तो बहुत सीधी सी बात है, स्पीड अगर कम हो रही है तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन की जगह माइनस का एक्सेलरेशन ले लेते हैं, ठीक है। और अगर स्पीड बढ़ रही है तो क्या करते हैं? तो एक्सेलरेशन लेते हैं, तब वहां पे आपको पॉजिटिव का ही लेना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन की जगह मैं -10 लूंगा, क्योंकि बॉल अपवर्ड मोशन में थी इस कंडीशन में, और s की जगह हम h लिखेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। -400 इज इक्वल टू -20 इंटू h, देन माइनस से माइनस चला गया तो h इज इक्वल टू कितना आएगा? 400/20 इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। इसको कट करोगे यू विल गेट 20 मीटर। तो हमें यह पता लग गया कि बॉल किस पॉइंट से यहां तक जाने में 20 मीटर के हेड तक जाके रुकेगी। तो ये यहां से गई 20 मीटर के हेड तक गई, फिर रुक गई। अब बॉल को वापस भी आना होगा, तो चलिए वापस आने के बाद में करेंगे। एक चीज और है जो आपको यहां से ऊपर के मोशन के लिए और निकालनी थी। वो क्या चीज थी? वो था टाइम। आपको टोटल टाइम भी निकालना है, उसके लिए t1 + t2 करना है। तो t1 किसके लिए था? सिर्फ अपवर्ड मोशन के लिए। तो इसी कंडीशन में अपवर्ड मोशन के लिए अब टाइम निकाल लेते हैं। अब ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिससे मैं टाइम निकाल सकता हूं? तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, v = u + at। मेरे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, s = ut + ½ at²। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को यूज करके मैं टाइम निकाल सकता हूं। तो इजी क्या रहेगा? इजी रहेगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं। नाउ as v = u + at, तो v की जगह मुझे रखना है हाईएस्ट पॉइंट के लिए 0, इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास? एक्सेलरेशन ऊपर जाने के लिए -10 लेना पड़ेगा, -10 इनटू टाइम की जगह मैं लिखूंगा t1, क्योंकि हमने अपवर्ड मोशन के लिए जो टाइम माना था वो t1 था। चलिए अब देखते हैं। अब मेरे पास क्या आता है? इसको मैं अगर इधर भेजूं, 20 को इधर भेजोगे तो -20 आएगा, इज इक्वल टू -10 t1, माइनस से माइनस चला जाएगा, तो t1 को सॉल्व करने के बाद 2 सेकंड्स आएगा। 20/10 इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड का टाइम लगता है, 2 सेकंड। ये t1 आ गया मेरे पास 2 सेकंड्स। अब क्या करना है? अब मुझे यहां से लेकर यहां तक का टाइम निकालना है t2। लेकिन ये मोशन कैसा है? ऊपर से जब नीचे आएंगे तो ये डाउनवर्ड मोशन कहलाएगा, यहां पे स्पीड बढ़ रही होगी। तो अब क्या लिखेंगे? ये तो था हमारे पास सिर्फ अपवर्ड मोशन के लिए, सिर्फ यहां से यहां तक के लिए अभी तक सॉल्व किया। अब हमें t2 निकालना है, तो यहां से यहां सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अब मैं लिखता हूं फॉर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन। अब डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या क्या चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं ये चेक कर लेते हैं। डाउनवर्ड मोशन के लिए जब बॉल यहां से, डाउनवर्ड मोशन में बॉल यहां से स्टार्ट करेगी ना, और जब बॉल यहां से स्टार्ट करेगी तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होगी 0। दैट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि पहले आपने 20 से उसको फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर रुक गई, वहां पे वेलोसिटी थी 0। अब ये तो था अपवर्ड मोशन। अब डाउनवर्ड मोशन के लिए जब यहीं से बॉल शुरू करेगी तो यहां पर ये इसकी बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, और फिर वो नीचे तक जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है फॉर डाउनवर्ड मोशन इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी अब हमारे लिए काम नहीं करेगी। वो तो अपवर्ड मोशन के लिए थी, 20 मीटर पर सेकंड। अब u = 0 हो गया, एक्सेलरेशन को लिखोगे g के बराबर, लेकिन +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रखना पड़ेगा। अब इस बार मैंने एक्सेलरेशन को पॉजिटिव क्यों लिखा? पिछले वाले केस में हमने उसको एज अ माइनस यूज किया है, -10 यूज किया था, लेकिन इस बार मैं उसको +10 यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि जब नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी, इसलिए उसी ग्रेविटी को +10 के साथ रखना है, ठीक है, +10 के साथ रखना है। तो अब और क्या क्या पता है बेटा? यहां से यहां तक आपको पता है h आप यहां से यहां तक निकाल चुके। कितना आया था h हमारे पास? अभी सॉल्व किया था हमने, h कितना आया था यहां से यहां तक? 20 मीटर आया था। लेट मी चेक इट। h आपके पास 20 मीटर आया था, तो अब मेरे पास टोटल हाइट वो कितनी आ गई? टोटल हाइट मेरे पास थी h प्लस यहां से यहां तक की हाइट 25 आपको दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो आ गया 20 + 25 इज इक्वल टू 45 मीटर। 45 मीटर की अब इसको हाइट चलना है, कहां से? इस पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक।
ओके चलो जी, 45 मीटर तो ये हो गया हमारे पास, एक्सेलरेशन मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो अब u पता है, a पता है, s पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, और मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको हम कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। नाउ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। s की जगह लिखोगे 45, u की जगह लिखोगे 0, 0 था, टाइम की जगह t2 लिखेंगे प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह प्लस का 10 रखना है, और यहाँ पे t2 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम को इस बार हमने यहाँ से यहाँ तक t2 माना। तो चलिए जी अब सॉल्व करते हैं। सो 45 इज इक्वल टू 0 इंटू t2 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ को 2 को 10 से कट करोगे तो 5 आएगा, 5 t2 स्क्वायर। तो सॉल्व करके कितना आता है, अब इसके बाद 5 नीचे चला जाएगा 45 के, तो 9 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट मींस t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। यहां से लेकर यहां तक टाइम लगा 3 सेकेंड्स का, और अगर यहां से यहां तक 3 सेकेंड्स का टाइम लगा, तो अब टोटल टाइम कितना हुआ ग्राउंड तक पहुंचने में। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, सो द टोटल टाइम टू रीच ग्राउंड, टोटल टाइम टू रीच ग्राउंड, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। t1 आपने निकाला था 2 सेकंड, t2 निकाला है आपने 3 सेकंड, तो वो हो गया हमारे पास 5 सेकंड्स। दिस वाज द क्वेश्चन, ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर बात थी। दो तरीके के मोशन थे, एक बार अपवर्ड, एक बार डाउनवर्ड। और ध्यान रखिए, जब हम अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हो तो डाउनवर्ड को दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना उस टाइम, और जब डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहे हो तो अपवर्ड को दिमाग में नहीं रखना। तो दोनों चीजों को एक साथ मत सोचिए, एक साथ सोचेंगे तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो वन बाय वन। तो पहले हमने अपवर्ड सॉल्व कर लिया, उसमें आपने हाइट निकाली, उसमें टाइम निकाल लिया, फिर हमने डाउनवर्ड सॉल्व किया और उसमें टाइम निकाल लिया, और फिर दोनों टाइम को आपने ऐड कर दिया और आपको टोटल टाइम पता लग गया। ठीक है बच्चे, राइट। तो क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सोचने की बात थी, लेकिन क्वेश्चन इजी था, राइट। चलो अब बात करते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं। इस बात की आप टेंशन बिल्कुल ना लें कि आपने नोट नहीं किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इसी वीडियो का आप रिपीट टेलीकास्ट देख पाएंगे। तो जब इस वीडियो की आपको रिपीटेशन आप देखेंगे तो आप सारा नोट कर सकते हैं, पॉज कर करके नोट कर सकते हैं आराम से। ठीक है बेटा, तो अभी समझ लीजिए ढंग से, क्योंकि सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग। अगर समझ ही नहीं आया कि हमने किया कैसे है, तो बेटा कितनी बार भी कॉपी में लिख लो, फिर वो बात नहीं आएगी। अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपने एक इंग्लिश के सेंटेंस में एक वर्ड गलत लिख दिया और आपकी मैम ने कहा बेटा राइट दिस वर्ड 10 टाइम्स। तो अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं है कि उस वर्ड को बार बार लिखते रहेंगे, क्योंकि उससे लर्निंग नहीं होगी, वो तो प्रैक्टिस की बात है। लर्निंग तभी होगी जब क्वेश्चन को ढंग से समझोगे, उसका सोल्यूशन एनालाइज करोगे, और फिर रिपीटिशन में तो वीडियो के आप नोट कर ही पाएंगे इसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जिसको क्लास 9 के हिसाब से भी सोचा जा सकता है, हालांकि इनका ऑर्डर ठीक है, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं क्लास 9 में भी पूछा जा सकता है। ये इस काम के लिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस बार सोचें मेरे साथ, सिर्फ मैं बताऊं मजा नहीं आएगा, आप साथ साथ सोचेंगे बहुत मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर इन हाइट, अ बॉल इज ड्रॉप्ड and at the same time another ball is projected vertically upwards from ground with a velocity of 25 meter per second। अब ये क्या है देखते हैं। ये मेरे पास एक टावर हुआ और इस टावर के टॉप से एक बॉल को मैं ड्रॉप करता हूं, छोड़ता हूं नीचे, और उसी टाइम पर एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं। सेम टाइम पर बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया और एक को नीचे से फेंका है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अब देखिएगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो हम साथ साथ लिखेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर इन हाइट, तो मैं क्या करूंगा यहां पे 100 मीटर लिख लेता हूं। ठीक है, बॉल इज ड्रॉप्ड, जैसे आप बॉल को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप का मतलब होता है कि बॉल को यूं पकड़ा और छोड़ दिया, फेंका नहीं है। एक होता है थ्रोइंग और एक होता है ड्रॉपिंग, दोनों में क्या अंतर है? जब आप बॉल को ड्रॉप कर रहे होते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, बॉल रुक के चलती है, और जब आप बॉल को थ्रो करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती, क्योंकि वो वेलोसिटी होती है जिससे आप उसको थ्रो कर रहे हो। दोनों चीजें अलग अलग है।
तो ड्रॉपिंग और थ्रोइंग दे आर डिफरेंट थिंग्स, समझना, ठीक है। तो अभी इसको ड्रॉप कर रखा है तो u 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए, and at the same time another ball is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 मीटर पर सेकंड। यहां से आपने इसको फेंका किस वेलोसिटी से? 25 मीटर पर सेकंड। अब देखो सारी चीजों को मैं यहां पे डायग्राम में बनाता जा रहा हूं। क्या फायदा है इसका? अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज सोचनी है कि सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो दो प्रॉब्लम है। एक तो सॉल्व कैसे करना है वो भी सोचना है, और फिर इस डायग्राम को इमेजिन करना पड़ेगा। अब सेम माइंड के अंदर डायग्राम भी इमेजिन करोगे, सॉल्यूशन भी सोचोगे, तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए डायग्राम हमेशा बना लो, चीजें आंखों के सामने रहेंगी तो सोचना आसान होगा, ठीक है। At the same time the ball is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 मीटर पर सेकंड। वो हमने लिख दिया यहाँ पे। Find when and where two balls meet। कहां पर दोनों की दोनों बॉल मिलेंगी आपस में, किस टाइम। when and where का मतलब क्या होता है? when का मतलब किस टाइम में, यानी कितने टाइम बाद, और where का मतलब किस पोजीशन में मिलेंगी, उसकी हाइट कितनी होगी ग्राउंड से, ठीक है, या टॉप से मान सकते हैं, कहीं से भी, जैसे आपकी इच्छा हो। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। तो आपसे सबसे पहले क्या है, मान लेता हूं कि ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और कोई पॉइंट सी है। इस सी पॉइंट पर मान लीजिए वो दोनों बॉल मिलती हैं आपस में। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी जब आपको लेट करनी हो ना ऐसी चीज, तो सेंटर में मत बनाओ। अगर मैं सी पॉइंट को सेंटर में बना दूं ना, तो आपके दिमाग में ये बात होगी इसका मतलब दे विल मीट एट सेंटर, जबकि ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए सी पॉइंट को सेंटर पे मत बनाइए, ऊपर नीचे कहीं भी बनाइए, लेकिन सेंटर पे मत बनाइए, ताकि आपके दिमाग में कोई भ्रम ना हो जाए किसी तरीके का कि इसका मतलब सेंटर पे मीट करती होगी। वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स दे मीट एट सी पॉइंट, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मान लेता हूं मैं x था, तो फिर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना बचेगा? ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस हमारे पास x था तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा? मैं एक काम करता हूं, इसको मैं इजी करने के लिए ये मान लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक पूरी हाइट जो बिल्डिंग की थी वो थी 100 मीटर। तो इसमें दो पार्ट हुए, एक पार्ट हो गया यहां से लेकर यहां तक, और एक यहां से यहां तक। अगर वो x यहां से यहां चलता है तो यहां से यहां तक 100 माइनस x हाइट हो जाएगी। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, ऊपर से यहां पॉइंट x हो गया तो नीचे से इसकी हाइट हो गई 100 माइनस x, ताकि दोनों का सम हमारे पास 100 आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। दो तरीके के मोशन है, एक अपवर्ड मोशन है और एक डाउनवर्ड मोशन है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट टू बॉल्स मीट एट सी। दोनों सी पॉइंट पे मिलती है, मान लिया, ठीक है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास अपवर्ड मोशन के लिए अवेलेबल है, सॉरी डाउनवर्ड मोशन के लिए अवेलेबल है। फॉर डाउनवर्ड मोशन, चलिए जी देखते हैं डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या क्या मेरे पास है। डाउनवर्ड मोशन का मतलब ऊपर से नीचे आना। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, देख रहा है डाउनवर्ड मोशन, सिर्फ डाउनवर्ड मोशन देखना है, अपवर्ड को भूल जाओ। देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ग्रेविटी का होगा, और क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे आ रही है स्पीड बढ़ेगी तो प्लस का g आ जाएगा, यानी कि प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि आपको g की वैल्यू 10 नहीं लेनी है, इस बार 9.8 लेनी है, और इस क्वेश्चन को 9.8 से सॉल्व करने में ज्यादा इजी सॉल्यूशन आता है, ठीक है। अच्छा जी, क्या और कुछ पता है मुझे? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस पता है, और वो डिस्टेंस था x, यहां से यहां तक h इज इक्वल टू x, या s इज इक्वल टू x लिख लो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज x। अब कौन सी ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिससे मैं टाइम निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे ये भी बताना है व्हेन दे विल मीट, किस टाइम में दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास क्या आएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मेरे पास था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की जगह आएगा x, u मेरे पास 0 था तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इनटू a की जगह रखना है आपको 9.8, और t स्क्वायर, t की जगह मुझे t ही रखना है। अब देखो x इज इक्वल टू, आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर जब आपने लास्ट क्वेश्चन किया था तो उसमें अपवर्ड मोशन के लिए आपने टाइम को t1 ले लिया था, और डाउनवर्ड मोशन के लिए कुछ और टाइम मान लिया था t2। तो इस बार अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मोशन हैं, तो मैं टाइम को t1 या t2 क्यों नहीं मान रहा हूं। इसको एक प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम से समझते हैं।
मैं बताता हूँ। एक बिल्कुल ऐसी लाइफ की प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल लाइफ की, आपने देखा होगा, सुना होगा। एक बार क्या हुआ कि एक किसी बॉय को किसी से मिलना था। अब किससे मिलना था वो खुद सोचो, ठीक है। एक किसी बॉय को किससे मिलना था, ठीक है। तो क्या हुआ, मिलने का टाइम फिक्स हुआ कि इस जगह पे मिलेंगे, किसी पर्टिकुलर जगह पे मिलेंगे शाम को 5 बजे। मान ली कोई एक पार्क की लोकेशन दे दी कि इस पार्क में शाम को 5 बजे मिलेंगे। तो आप सोचो, कोई जो घर से दूर, जो पार्क से दूर रहता था, वो 4:30 चलता है, तब 5 o'clock पहुंचता है। दूसरा जो पार्क के पास पहुंचता था, वो 4:45 चलता है, तो वो 5 o'clock पहुंचता है। दोनों बातों में क्या कॉमन है? दोनों बातों में कॉमन ये है कि दे विल मीट एट सेम टाइम। भले वो अलग अलग टाइम पे चले हों घर से, लेकिन जिस टाइम पर मिलेंगे वो टाइम तो फिक्स होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 5 बजे मिला, वो भी 5 ही बजे मिला, यह मिली, जो भी आप माने, ठीक है। तो दोनों के दोनों अगर सेम ही टाइम पे मिलते हैं, तो इसका मतलब कि जो टाइम होता है मिलने वाला, वो तो हमेशा सेम रहता है ना। अब जैसे आपका और मेरा मिलने का टाइम, आप भले कुछ कर रहे हो अपने घर में, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि वी विल मीट एट 5। मैं अपने घर से 5 o'clock पे करता हूं काम को, और आप अपने घर पे 5 o'clock काम कर रहे हैं। दोनों की लोकेशन अलग अलग है, बट द मीटिंग टाइम इज सेम। तो जिस टाइम पर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिलते हैं, वो टाइम तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। तो इसी वजह से जितने टाइम में ये यहां पहुंचेगा, मान लो यहां से लेकर यहां तक आने में इसको 3 सेकंड लगते हैं, तो ये भी 3 सेकंड बाद ही वहां होगा, तभी तो दोनों सेम टाइम पे मिलेंगे। सेम टाइम पे मिलने का मतलब होता है कि वो कितना चले, ये कितना चले, लेकिन दोनों के दोनों मिलेंगे उसी पर्टिकुलर टाइम में, यानी 3 सेकंड बाद दोनों मिल जाएंगे आपस में, ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए मीटिंग टाइम सेम होता है, इसलिए टी जो है उसको मैं T1 या T2 नहीं लिखूंगा। वो टी इस वाले केस के लिए भी टी रहेगा और इस वाले केस के लिए भी टी ही रहेगा, बिकॉज दे हैव द कॉमन टाइम टू मीट। जिस टाइम में उसको मीट करना है वो टाइम दोनों के लिए सेम है। तो चलिए, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हुई। अब बात करते हैं कि डाउनवर्ड मोशन के लिए हमारे पास, अपवर्ड मोशन के लिए क्या है। दिस इज द डाउनवर्ड मोशन। अब अपवर्ड मोशन के लिए हमारे पास क्या है, फॉर अपवर्ड मोशन क्या क्या मैं लिख पाऊंगा। अपवर्ड मोशन के लिए मेरे पास देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या है। इंफॉर्मेशन मैं यहां लिख देता हूं, फिर इसको यहां सॉल्व करते हैं। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड। और क्या है मेरे पास, मेरे पास ग्रेविटी के एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखोगे जब इसको ऊपर की ओर भेजेंगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -9.8। ऊपर से नीचे आ रहा था, स्पीड बढ़ रही थी, +9.8, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन नीचे से ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, स्पीड कम होगी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन को माइनस का ये रखेंगे, इसका मतलब आंसर आएगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि क्योंकि उस बी से वो सी पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अवेलेबल है, और वो डिस्टेंस मेरे पास कितना है, 100 - x। मेरे पास ये डिस्टेंस अवेलेबल है। तो u है मेरे पास a है, मेरे पास डिस्टेंस है। यहां भी तीनों चीजें वही थी, u था, a था, डिस्टेंस है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई थी, यहां क्या करें, यहां भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए थे, सारी चीजें कॉमन है। तो लेट्स सी, देखिए, नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मिल गया हमको, s = ut plus half at square. Then in place of s we have 100 - x. u हमारे पास 0 नहीं था इस बार, वो कितना था, वो 25 था। 25 into टाइम कितना था, t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है हमारे पास t। t1 t2 नहीं रखना था, t रखना था, t स्क्वायर आ गया। तो सॉल्व करके कितना आ गया, 100 - x = 25t प्लस 2 से 9.8 को कट करोगे तो 4.9 t स्क्वायर आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। या आप चाहो तो थोड़ा सा और भी सिंपलीफाई कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं और तब इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हम इसको ये करते हैं, मैं इसको लिखता हूं 100 - x माइनस का 25t, इधर आके माइनस का 25t = 4.9 t स्क्वायर। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मानता हूं।
अब जरा इक्वेशन नंबर 1 को चेक करो और 2 को चेक करो। चेक करो क्या दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। इक्वेशन नंबर 1 में 4.9 टी स्क्वायर राइट हैंड साइड में है, इक्वेशन नंबर 2 में भी राइट हैंड साइड में 4.9 टी स्क्वायर ही है। सो व्हेन देयर राइट हैंड साइड इज सेम वी कैन इक्वेट देयर लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे अब, बस ये जैसे ही आप इक्वेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को आप 2 के साथ अगर देखते हैं, कंपेयर करते हैं, यू विल गेट 100 माइनस एक्स प्लस माइनस 25t इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर की जगह लिखोगे x। सही है या कुछ गड़बड़ है? सोचो, क्या कोई मिस्टेक है? कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। क्या मैथमेटिकली कहीं कोई चीज गलत हुई? मैं एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि यहां पे ये एक्स एक्स कटना चाहिए था। अब ढूंढो कि कहां गलती हुई है, कहां एक्स एक्स वो नहीं कट रहा। राइट, देखिए जानबूझ के मैंने छोड़ दिया कहीं पे, देखो क्या होता है। सोचिए कहां मिस्टेक हुई है। भाई सोचना पड़ेगा, नहीं सोच पाए तो भाई मैथमेटिक्स बहुत कमजोर हो जाएगी। कहीं तो गलती हुई, कहां? मैंने कहा ना एक्स एक्स यहाँ कटना चाहिए, वो इसलिए नहीं कट रहा क्योंकि यहां पर हमारे पास एक्स था और यहाँ माइनस एक्स था। तो क्या गलती हुई है? एक चीज, एक कंसेप्ट बताया था मैंने कि जब डाउनवर्ड मोशन में कोई बॉल आएगी तो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, और अपवर्ड मोशन में जब जाएगी तो आएगा माइनस का एक्सेलरेशन। क्या आपने उस एक्सेलरेशन को यहाँ पे माइनस में पुट किया था? ये अपवर्ड मोशन था, नहीं किया था, ये तो गलती हुई है। तो फिर इसका मतलब क्या है? कुछ दिक्कत नहीं है, मैं कोई एक लाइन भी नहीं मिटाऊंगा क्योंकि जानबूझ के मैंने यहां मिस्टेक करी है ताकि मुझे कुछ मिटाना ना पड़े और आपकी एक्यूरेसी चेक करी जा सके। माइनस का 9.8 आएगा, ये माइनस का 4.9 आएगा और ये माइनस का 4.9 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर कराता हूं तो 4.9 टी स्क्वायर अगर x है तो माइनस का 4.9 टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस का x। माइनस साइन तो आएगा ना, 4.9 टी स्क्वायर की जगह तो आप x रख देंगे तो यहाँ माइनस का x आ जाएगा। अब जब ये माइनस का x आता है तो माइनस का x से माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आता है 100 इज इक्वल टू 25t, तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स, यानी 100/25 एंड दैट इज 4 सेकंड्स। ये वो टाइम है जब वो दोनों मिलेंगे, दैट मींस दे मीट, ऊपर से आने वाली बॉल और नीचे से जाने वाली बॉल, दे विल मीट आफ्टर 4 सेकंड्स। ऊपर से 4 सेकंड के बाद, नीचे से भी 4 सेकंड के बाद, यानी कि दोनों के दोनों जब उनको छोड़ा गया था या जब थ्रो किया गया था तो 4 सेकंड बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये एक बात थी। एक बार और पूछी थी क्वेश्चन में, क्या व्हेन एंड वेयर विल दे मीट? तो व्हेन तो पता लग गया, वेयर का मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो अभी इजी काम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे पास ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। टाइम मुझे पता लग चुका, अगर मैं टाइम निकालूं तो मुझे x पता लग जाएगा, तो मुझे पता लग जाएगा वो कहां मिलेंगे। दैट मींस नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 x is equal to 4.9 t square, that means 4.9, t की जगह क्या लिखना है? t की जगह 4 था हमारे पास, तो 4.9 into 16, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 78। अगर ये 5 होता तो 16 5 से 80 हो जाता। 0.1 कम है तो 0.1 अगर कम करूंगा तो 2 कम हो जाएंगे अराउंड 78 मीटर के आसपास आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो अगर ये 78 मीटर आगे तो 78 मीटर कहां से आया? कहां से? आपको डायग्राम याद दिला दूं कि बिल्डिंग में ऊपर से लेके नीचे तक मैंने x माना था और नीचे से लेकर ऊपर तक 100 माइनस x माना था। नीचे से ऊपर तक 100 माइनस x था। Therefore, they will meet at 100 minus x is equal to 100 minus 78. That means how much? 22 meter. 22 meter from ground.
ग्राउंड से 22 मीटर की हाइट पर मिलेंगे, क्योंकि हाइट हमेशा ग्राउंड से नापी जाती है। आप सोच के देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि हाइट ग्राउंड से नापी जाती है। आपकी हाइट कैसे नापी होगी आपने? अगर मैं बोलता हूं कि बेटा अपनी हाइट नापो, कैसे नापोगे? छत से लेकर सर तक नापोगे या जमीन से लेकर सर तक नापोगे? जमीन से सर तक नापोगे ना, तो हाइट जो होती है वो ग्राउंड से नापती है हमेशा। तो इसलिए हमारा जो आंसर था वो 78 मीटर भी ठीक है, लेकिन वो ऊपर से नीचे की ओर है, लेकिन ग्राउंड तो नीचे था, तो नीचे से ऊपर तक कितना आएगा? वो 100 माइनस एक्स था। तो 100 माइनस एक्स का मतलब एक्स की जब आप वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है बेटा, राइट? तो बस ये आप लिख सकते थे इसके अंदर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, व्हेन एंड वेयर वाला। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं बड़ा ही मनमोहक क्वेश्चन है, मजा आएगा। अब ये क्वेश्चन था क्लास 11th लेवल का क्वेश्चन, देखते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूं ये 11th लेवल के नहीं है, ये सारे भी 11th के हैं, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा अलग होगा, जैसा आपने क्लास 9th में कभी सोचा भी ना हो, ये वैसा क्वेश्चन होगा। हाँ जी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन था, a parachutist bails out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 meters opens the parachute and deaccelerates at 2 meter per second square। हमें समझ ही नहीं आया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, डायग्राम बनाते हैं, अभी समझ में आएगा। एक बड़ा खूबसूरत सा एरोप्लेन बनाने की कोशिश करूंगा, ये बन गया एरोप्लेन। हो सकता है कि आपको डॉल्फिन या फिश जैसी नजर आ रही हो, लेकिन चलो ड्राइंग तो मेरी खूबसूरत है, कोई बात नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूं। मान लेते हैं कि दिस इज एरोप्लेन। ओके, अ पैराशूटिस्ट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन। बेल्स आउट का मतलब क्या होता है? जंप्स। पैराशूटिस्ट, पैराशूट जैसे हम बोलते हैं, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज पैरा जंपिंग और स्काई डाइविंग, दो तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, प्लेन से जंप करना है, तो प्लेन से अगर आप जंप कर रहे हैं तो यहां से आप जंप करते हो। पैराशूटिस्ट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन से पैराशूटिस्ट ने जंप किया और कितनी हाइट से? 40 मीटर तक वो बिना पैराशूट के कूदता रहा। ऐसा क्या होता है, जो पैराशूट लेके कूदते हैं वो नीचे कूदते साथ थोड़ा ना पैराशूट ओपन करते हैं, पहले फ्री फ्लोट करते हैं, उसके कुछ टाइम बाद जाके वो पैराशूट ओपन करते हैं। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है। अ पैराशूटिस्ट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन and after dropping through a distance of 40 meter opens the parachute and deaccelerates at 2 meter per second square। तो हुआ क्या कि जब वो इस पॉइंट पर आ जाते हैं मान लो, तो यहां पर वो अपना पैराशूट ओपन कर देता है। ये अपना पैराशूट इस पॉइंट पर आके ओपन करता है, ठीक है, एंड deaccelerates at 2 meter per second square। यहां से लेकर यहां तक जब तक वो ग्राउंड पे नहीं पहुंचेगा तब तक उसका एक्सेलरेशन कितना है? 2 माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब वो यहां से यहां जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? तो उसका एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वो फ्री फॉल में है। ठीक है, if he reaches the ground with a speed of 2 मीटर पर सेकंड, ग्राउंड पर यहां पर 2 मीटर पर सेकंड से वो रीच करता है, 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर, कितने टाइम तक एयर, उसको कितना टाइम लगता है, ये पूछा है। ठीक है, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन, कितनी हाइट पर वो प्लेन से जंप करता है। तो अब देखो, अब दो बातें हैं, मुझे यहां से तो यहां तक पता है कि 40 मीटर है, लेकिन मुझे यहां से लेकर यहां तक नहीं पता कि कितना डिस्टेंस चलेगा। तो लेट h1 is equal to 40 मीटर इन द फर्स्ट केस एंड दिस हाइट इज h2, वो हमको बतानी है। जब h2 मैं बता दूंगा तो इन दोनों को ऐड करके पता लगेगा कितनी हाइट पे प्लेन से वो कूदा था। दूसरी बात, टाइम भी बताना है, कितने टाइम तक वो हवा में था। तो हवा में यहां से वो एयर में आना चालू हुआ और यहां तक वो एयर में ही रहा, तो मुझे यहां से लेकर यहां तक का टाइम बताना पड़ेगा। तो टोटल टाइम t विल बी इन 2 पार्ट्स, यहां से लेकर यहां तक t1 और यहां से लेकर यहां तक t2। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। जब तक आप इतनी बातें नहीं एनालाइज करेंगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर ये एनालाइज कर लिया फिर कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। तो मैं रिपीट करता हूं, ये एरोप्लेन था, एक पैराशूटिस्ट ने यहां से जंप किया, तो सबसे पहले वो फ्री फॉल में होता है, तो सिर्फ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होगा, और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही पैराशूट ओपन करता है क्या होता है, एक बैक फोर्स लगता है, स्पीड स्लो हो जाती है। तो उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन था वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और फिर फाइनली
v 2 मीटर पर सेकंड से वो ग्राउंड पे पहुंचता है। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द टोटल हाइट एंड व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन। तो चलिए देखते हैं। तो दो पार्ट है इसके अंदर, मैं लिखता हूं अंडर फ्री फॉल। दो केस थे, एक था व्हेन देयर इज फ्री फॉल और दूसरा केस था व्हेन पैराशूट ओपन्स। ठीक है, अंडर फ्री फॉल क्या क्या इंफॉर्मेशन है? फ्री फॉल में आप जहां से जब जंप लगाते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, प्लेन मूव कर रहा था उसके बाद भी इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों है? जबकि प्लेन तो 0 पे नहीं था, प्लेन तो चल रहा था। चलते हुए प्लेन से कूदोगे ना, रुके हुए प्लेन से थोड़ा कूदोगे, तो प्लेन रुकेगा कैसे? ठीक है, तो इसका ऐसा क्यों हुआ कि प्लेन चल रहा था उसके बाद भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है? क्योंकि प्लेन चल रहा है एक्स एक्सिस पे और आप चल रहे हैं वाई पे। अगर प्लेन ऐसे आ रहा होता ना नीचे और तब आप जब छोड़ते हैं अपने आप को, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी वो कहलाती जिससे प्लेन चल रहा था। लेकिन क्योंकि प्लेन ऐसे चल रहा है और आप ऐसे आ रहे हैं, एक्स एक्सिस का वाई से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लेन विल नॉट बी काउंटेबल इन दिस केस। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इस केस में 0 आ गई। एक्सीलरेशन कितना है मेरे पास? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, डिस्टेंस मेरे पास है h1, वो मेरे पास 40 मीटर है। ठीक है, तो मैं यहां की वेलोसिटी निकाल सकता हूं कि यहां वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट पर। लेट दिस वेलोसिटी इज v1। मान लेते हैं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी v1 होगी, तो मुझे v1 भी निकालना है और यहां पर t1 भी निकालना है। अब कैसे? v1 निकालना है और आपको t1 निकालना है। तो चेक करो कि आपके पास u, a, h और v इन सबसे मिलके कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है। इसमें टाइम नहीं आता, सिर्फ उसकी बात करनी है। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, by third equation of motion, v square minus u square is equal to 2as। तो v की जगह v1 square, u की जगह 0, 2 in place of a it is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट s, s की जगह h1 आएगा, वो 40 मीटर आएगा, मैं यहाँ पे h1 लिख देता हूँ 40 मीटर। तो v1 स्क्वायर आ जाता है आपके पास कितना? ये सॉल्व करके आपके पास, जब इसको आप सॉल्व करेंगे v1 स्क्वायर समझेगा आएगा, तो v1 आपके पास आएगा अराउंड 28 मीटर पर सेकंड। लेट मी एंश्योर वंस कि 28 या 14 ऐसे कुछ आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास v1, यस करेक्ट, 28 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, 28 मीटर पर सेकंड आपका v1 आएगा, इसको सॉल्व करके। अब वेलोसिटी तो आपको यहाँ की पता लग गई 28 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगना है, उसको भी साथ साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम निकालने के लिए v1 इक्वल टू u प्लस a t1 लगा लीजिए। v1 था हमारे पास 28, u 0, एक्सेलरेशन 9.8, t1। So from this we can get t1 इक्वल टू 28 अपॉन 9.8। तो कितना आएगा? अराउंड 2.7 मीटर पर सेकंड, सॉरी 2.7 सेकंड्स इतना आना चाहिए। ठीक है, मैं शो कर लेता हूं एक बार, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट t1 इक्वल टू 2.8 सेकंड्स। वही अप्रोक्सीमेशन मैंने 2.7 लिखा है यहाँ पे, 2.8 सेकंड, ये आपका आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, मेन बात है कि इसको सॉल्व करना कैसे है उस तरीके से। मैं मैथमेटिकली चीजें सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ क्या आंसर आएगा वो आप निकाल सकते हैं। अब ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, कब? अंडर फ्री फॉल। अब बात करते हैं कि व्हेन पैराशूट ओपन्स, तो उस केस में क्या क्या होगा। When parachute opens, what is the initial velocity in this case? यहां से स्टार्ट होता है मोशन, तो इस केस की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो पिछले केस की फाइनल वेलोसिटी थी। इसका मतलब है इन दिस केस u is equal to v1 and that is equals to 28 मीटर पर सेकंड। इसलिए हमको वेलोसिटी निकालनी पड़ी, पूछी नहीं थी क्वेश्चन में, लेकिन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप इसकी वेलोसिटी नहीं निकलेगी तब तक ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देन एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में दे रखा है डी एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी एक्सेलरेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड व्हाट इज h2, ये आपको बताया है। एंड व्हाट इज t2। क्या कुछ और इंफॉर्मेशन हमारे पास है? हमारे पास v1 है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है। यस, वी हैव द फाइनल वेलोसिटी एज 2 मीटर पर सेकंड। आपको h2 निकालना है और आपको t2 निकालना है, दो चीजें निकालनी है, h2 एंड t2। तो h2 निकालना है तो अगेन बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूं मैं,
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a/h2, यहाँ पर v1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे v स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आपके पास इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वो थी 28 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन माइनस 2, व्हाट इज h2? वी डोंट नो। तो कितना आता है बेटा? 4 माइनस 28 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो अराउंड 572 या 576 ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है। 28 का स्क्वायर आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इसकी मैथमेटिकल वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है। इसको सॉल्व करके फाइनली जो h2 आता है वो आता है आपके पास 195 मीटर। आई गेस कि आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। 4 ये आ जाएगा, 28 का स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, इधर माइनस का 4 है उसको कट करोगे, यू विल गेट h2, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। तो h2 हमारे पास सॉल्व करने के बाद आएगा 195। अब बात है हमको टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस 80 लगाएंगे तो आएगा v इज इक्वल टू u प्लस 80 बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v की जगह फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, u इज इनिशियल वेलोसिटी 28 प्लस एक्सेलरेशन माइनस 2 इनटू t की जगह t2। तो 28 को इधर ले जाओ तो कितना आता है? माइनस का 26 हो जाएगा। 28 को इधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, माइनस 26 इज इक्वल टू माइनस 2t2, कैंसिल कर दो, t2 इज इक्वल टू 13 सेकंड्स। अब हमारे पास h2 भी है, हमारे पास t2 भी है, t1 हम पहले निकाल चुके थे, तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आने वाला है अब? तो अब देखो आपको फाइनल आंसर क्या निकालना था? टोटल टाइम टेकन एंड टोटल हाइट फ्रॉम व्हिच he jumps from aeroplane. Therefore, total height from ground of aeroplane from ground h equals to h1 plus h2. h1 was 40, h2 आपने निकाला 195, so it is how much? 235 मीटर। ये हाइट निकली ग्राउंड से। अब टाइम की बात करते हैं। टोटल टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। आपने t1 निकाला था 2.8 और t2 निकाला 13, तो 2.8 प्लस 13 इज इक्वल टू 15.8 सेकेंड्स। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये दो आपके आंसर थे, ये आपसे पूछा था क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफी आता है बेटा। और मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ इतने क्वेश्चन कर लिए तो हमारा काम बढ़िया चल जाएगा, नहीं, बढ़िया नहीं चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर। तो ये आपको बता रहा हूं कि अब कैसे आप स्कोर बढ़िया कर सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आज मैं, ठीक है, उन्हें आप ढंग से देखिएगा, ढंग से ट्राई करिएगा, और जो भी आपका डाउट हो वो मुझे आप सेंड कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, सो आई विल डिस्कस दोस डाउट्स इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, पॉजिटिवली। तो ध्यान रखिएगा, ट्राई जरूर करिए। जो मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा उसमें सॉल्व एग्जांपल्स भी होंगे, ताकि आप देख सकें, खुद से कर सकें, फिर उसके बाद सॉल्व एग्जांपल से क्रॉस चेक कर सकें कि आपने कहां गलती करी है, क्या आंसर आना चाहिए था, एंड सम क्वेश्चन विल बी अनसॉल्व्ड आल्सो, ठीक है बेटा। सो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था आपका, मुझे अच्छा लगा ये काफी, और बहुत एक्टिव बच्चे हैं, और अब आपको एक्टिव हो जाना चाहिए, सो दैट्स गुड। तो चलिए अब हम बिल्कुल राइट पाथ पे हैं, अब सारी चीजें बढ़िया होंगी। ओके देन, टेक केयर।